नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं पिछले वीडियो में हमने वर्णमाला पढ़ी थी, तो आज हम वर्णमाला के प्रश्न लगाते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास में, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, लेकिन इसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। देखिए हमारा विकल्प है शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? वर्ण। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। दूसरा प्रश्न है हमारे पास में, वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। दोस्तों वर्णों के जो व्यवस्थित समूह है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। तीसरा है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? दोस्तों मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी KTMDO, उसमें उसके आधार पर कंठ ध्वनियाँ का खा है, यारा अंतस्थ ध्वनियाँ हैं और चाजा तालवी ध्वनियाँ हैं और टाण मूर्धन्य ध्वनियाँ। इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? कंठ ध्वनियाँ का खा। चौथा प्रश्न है हमारे पास में, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से है। तो दोस्तों मूर्धन्य व्यंजन कौन से ये देखते हैं। पहला विकल्प है हमारे पास में गा घा, दूसरा है हमारे पास में जा झा, तीसरा डा ढा, चौथा पापा। दोस्तों हम मूर्धन्य इस प्रकार से देख सकते हैं, इसमें डायरेक्ट हमको याद नहीं रहता, इसलिए हम अपने ट्रिक लगाते हैं KTMD और लास्ट में O। इस प्रकार से जैसे कि K से कंठ, T से तालव्य, M से मूर्धन्य और D से दंत और O से ओष्ठ। तो हमारे पास में हमसे प्रश्न पूछा है उसने मूर्धन्य। अब मूर्धन्य में कौन से है? क च टा, यानी कि यहाँ कौन से है? टा वाली लाइन। अब देखो दोस्तों इसमें टा कौन सा है? तो डा और ढा टा वाली लाइन में आता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? डा ढा वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों पांचवा, निम्न में से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं? दोस्तों इसमें क्या है, हमें अल्प प्राण और महाप्राण मैंने आपको बताए थे कि जो व्यंजन है उनमें हमको इस प्रकार से देखना है, एम और एम और ए। इनमें हमको अल्प प्राण जैसे कि पहला और दूसरा, पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, फिर अल्प प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण, इस प्रकार से हमको देखना है। यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्प प्राण होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि पहला और तीसरा पांचवा कौन सा है। तो देखो ये स्वर है, दूसरा का और गा, ये पहला और तीसरा है, ये दूसरा और चौथा है और ये भी दूसरा और चौथा। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, का और गा, यानी कि पहला और जो तीसरा है सभी स्पर्श व्यंजन में वो हमारे अल्प प्राण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? दोस्तों जो हमारे पास में 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं उनका जो अंतिम प्रत्येक वर्ग का से लग के जो पातक का जो अंतिम वर्ण होता है, जिसे अंगा, या, अणा, न और मा, ये पंचम वर्ण नासिक के कहलाते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा है? या। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास में, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों मैंने आपको कल एक उच्चारण स्थान के बारे में एक चित्र में समझाया था, उसमें हमारा जैसे नासिक के पंचम वर्ण को नासिक बोलते हैं, मूर्धन्य में हमारे पास में टा वर्ग आता है
और ओस्ट लास्ट वाला हमारे पास में प वर्ग आता है, और ए आई जो बचा हुआ है वो क्या है, कंठ तालव्य में आता है। इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा दोस्तों, कंठ तालव्य। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्वर की संख्या कितनी है, 11, लेकिन हम 13 को पढ़ते हैं, उसमें से जो दो अंतिम है अम और हा, इनको अयोगवाह कहा जाता है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो दोस्तों पहले मैं आपको द्वित्व व्यंजन की परिभाषा बताऊँ। दोस्तों जब शब्द दो व्यंजन लगातार आते हैं वहाँ पे द्वित्व व्यंजन होता है। जैसे इसमें पुनः में रिपीटेशन नहीं हुआ है, इलाहाबाद में भी रिपीट व्यंजन नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली में 2 बार के ला है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली द्वित्व व्यंजन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स हा कौन से व्यंजन हैं। दोस्तों ऑप्शन ए है प्रकंपी, दूसरा है स्पर्शी, तीसरा है संघर्षी और चौथा है स्पर्श संघर्षी। तो दोस्तों सा हा को स्पर्शी और ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। क्या, स्पर्शी और ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। दोस्तों जो नवीन विकसित ध्वनियाँ है यानी कि जो हमने दूसरी भाषाओं से या हमने खुद विकसित की है, इस प्रकार से, तो जैसे कि ये हमारे स्वर है बहुत पुराने हैं, ये भी स्वर है बहुत पुराने, और ये हमारे ऊष्म व्यंजन है तो ये भी पुराने हैं, लेकिन ये खा और गा, दोस्तों ये खा गा में यहाँ पर बिंदु लगा हुआ है, तो इस प्रकार से ये अरबी फारसी के शब्द है जो हमारे नवीन विकसित है, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि घोष, तो इसमें देखते हैं कि खा, चा, मा और ठा। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि पहले दो व्यंजन में पहले दो अघोष है और बाद में सघोष है, तो दोस्तों सघोष और घोष को एक ही है, तो यानी कि जो वर्ण है वर्ण में तीसरा चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो घोष है। इसमें देखो खा दूसरा है, चा पहला है, माँ अंतिम है और ठा भी दूसरा है, तो इस प्रकार से घोष वर्ण कौन सा है हमारा, माँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अमानक वर्ण है। दोस्तों खा भी हमारी वर्णमाला में है, धा भी हमारी वर्णमाला में है और भा भी हमारी वर्णमाला में, लेकिन ये जो है शब्द ये हमारी वर्णमाला में नहीं है। इस वर्ण को आपने अगर कभी पुरानी आल्हा उदल की जो किताब पढ़ी हो तो उसमें इस प्रकार के वर्ण हमें देखने को मिलते हैं। पहले इसमें इसको झ झंडे वाला पढ़ते थे, ये भा में उल्टा ता जैसा हुआ नीचे डंडा बना हुआ है, इस प्रकार से ये अमानक वर्ण है जो अभी हम इसका प्रयोग नहीं करते। अगला प्रश्न है, क ख ज फ ध्वनियाँ किसकी है। दोस्तों इन सब के बीच में आपको छोटा सा दिखा हुआ तो बिंदु लगा हुआ है, इन बिंदु की वजह से ये नवीन ध्वनियाँ भी है और ये अरबी फारसी से लिए गए हैं, यहाँ पे ये हमारे हिंदी के मूल शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। दोस्तों जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो वर्णों की कुल संख्या 52 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। दोस्तों जैसे कि अब मूल स्वर, तो मूल स्वर हिंदी में 3 है, दूसरा घोष वर्ण, तीसरा संयुक्त वर्ण और चौथा तालव्य। तो दोस्तों
छ, त्र और ज्ञा, ये मैंने आपको बताया था, ये 4 संयुक्त वर्ण हैं। ये 2 व्यंजन से मिलकर बने होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त वर्ण। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? दोस्तों, इसमें सबसे आसान तरीका है इसे ज्ञात करने का कि हमको जो छ ये शब्द है इनको इंग्लिश में लिखना है, और इंग्लिश की जो लेटर है उस हिसाब से हमको जमाना है। जैसे कि पहला है के का, ये छ CH से बनता है, त्रा TR से बनता है, और ज्ञा GY से बनता है। अब दोस्तों देखते हैं छ किससे बनता है, तो KSA से। तो दोस्तों का के बाद में आया है ये, इसलिए किसके बाद में आएगा ये आंसर हमारा? का के बाद में। अगला प्रश्न है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? दोस्तों, कल मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बहुत ही मोस्ट बताया था, और इसमें मैंने आपको हलंत के बारे में भी विशेष तरीके से बताया था कि आपको हलंत का विशेष ध्यान रखना है। जैसे ऑप्शन ए में जा और या है, दूसरे ऑप्शन में जा में हलंत लगा हुआ है और या है, तो इस प्रकार से ज्ञा जा और या से बनता है, लेकिन हम इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। तो जो हलंत वाला है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बिना हलंत के जो होता है वह पूर्ण व्यंजन होता है, उसमें स्वर जोड़ा रहता है, इसलिए ये गलत मान। कभी कभी परीक्षा में ज्या में भी हलंत होता है और या में भी हलंत होता है, और प्लस में आ जोड़ा रहता है, तो वो भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अघोष वर्ण कौन सा है? दोस्तों, सभी स्वर सघोष होते हैं, ये मैंने आपको कल बताया था। और अब आघोष में मैंने आपको बताया था कि प्रथम 2 जो होते हैं वो आघोष होते हैं और बाद में सघोष होते हैं। तो यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा, तो ये जो देखो आप, ये तीसरे नंबर का है, च छ ज्या, तो हमारा आघोष वर्ण कौन सा है? या। और सा 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 हा, ये सभी सघोष है। अगला प्रश्न देखते हैं, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? दोस्तों, घा घा पहले ये देखना है हमको कि घा कौन से वर्ग में आता है, तो हमारा घा का वर्ग में आता है, और का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञा, उस्रा, तो इस प्रकार से हमारा आंसर है बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दोस्तों, जब हमने ट्रिक देखी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि KTMDO, इस प्रकार से हमको पहला कंठ, फिर तालव्य, फिर मूर्धन, फिर दंत और फिर ओष्ठ। अब इसमें से आपको देखना है कि ता, था, दा, धा, ना, ये 3 तो एक ही ता वर्ग के हैं, तो ये नहीं हो सकते। अगला है टा। टा कौन सा है? हमारा दंत। सॉरी दोस्तों, टा ये तीनों दंत के हैं और टा दंत का नहीं है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम अकारांत कहते हैं। क्या बोलते हैं? अकारांत। जिस प्रकार से किसी शब्दों के अंत में ई आता है तो उसमें हम इकारांत कहते हैं, उस प्रकार से जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम अकारांत कहते हैं। अगला प्रश्न है, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो दोस्तों, छा वर्ग का, सा, क, छ,
क छ और क सा। अब दोस्तों इसमें जो दो विकल्प है उसमें हम कंफ्यूज होने की स्थिति में है अगर हमको याद नहीं है तो का सा और का सा। छ तो बना हुआ लेकिन छह क और सा षटकोण वाले से बना, इसका हमको विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो परीक्षा में हम क्या दोनों को देख करके कंफ्यूज होते जाते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला में स्वर की कुल संख्या 11 मानी गई है और 11 को ही करेक्ट मानते हैं क्योंकि जो अंत में जो अम और आ है उनको अयोगवाह कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन स्वर नहीं है। तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा कि ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन टा वर्ग नहीं है। तो दोस्तों टा ठा डा ढा अणा, तो इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है, ये टा वर्ग का नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों अगर हम जो उच्छिष्ट व्यंजन है दो या द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं उनको मिला दे तो टोटल 35 होती है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में 32, 34, 33 और 36 है। इस प्रकार से हमारे आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है 33। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन सा पश्च स्वर है। तो सबसे पहले तो हमको ये प्रश्न ध्यान से पढ़ना है कि पश्च स्वर, तो हमारे दो विकल्प तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं क्योंकि ये स्वर नहीं है। अब अगले दो विकल्प में से हमको इनमें से छांटना है कि पश्च स्वर कौन से। तो दोस्तों जो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर होते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो मध्य स्वर में केवल छोटा आता है और अग्र स्वर में छोटी बड़ी और ए आई आते हैं। इस प्रकार से जो बचे हुए हैं वो सभी पश्च स्वर में आते हैं। तो छोटी बड़ी और ए आई ये अग्र स्वर में आते हैं, तो ये भी हमारा बिल्कुल आंसर नहीं बनता। तो ये तीन नहीं बनते तो हमारा कौन सा आंसर बनता है, चौथा आ, यानी कि बड़ा आ पश्च स्वर है। अगला प्रश्न है कौन अयोगवाह है। तो दोस्तों अयोगवाह कौन से है, मैंने आपको बताया था कि जो अंत में अम और आ है उनको अयोगवाह बोलते हैं। तो हमारा इस प्रकार से आंसर कौन सा है, विसर्ग, यानी कि ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, विसर्ग अयोगवाह होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। दोस्तों छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो मैंने आपको बताया छ कौन से वर्ग में आता है, तो चा वर्ग में आता है। हम ट्रिक से देखते हैं कि के टी यानी कि कंठ और तालव्य, का चा यानी कि तालव्य में आता है। तालव्य कौन से नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे। इस प्रकार से आपको ट्रिक के माध्यम से आसानी से ये याद हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो दोस्तों छ त्र ज्ञ और स्रा ये चार, तो छ त्र ज्ञ ये सभी संयुक्त व्यंजन है, लेकिन ये जो सा है हमारे पास में ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं तालव्य व्यंजन है। तो दोस्तों तालव्य व्यंजन में फिर हमारी वही ट्रिक काम करेगी, के टी एम डी ओ। अब के टी एम डी ओ में देखते हैं कि के टी एम डी ओ। तो दोस्तों के टी एम डी और ओ, इस प्रकार से क च ट ता और पा। अब इसमें क्या देखते हैं हम, देखो दोस्तों तालव्य कौन सा है, तो तालव्य में हमको दूसरे नंबर का देखना है, यानी कि च छ ज झ ये हमारे कौन से है, तालव्य है। तो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल हमारा सही है। अगला है य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है।
तो दोस्तों यार अलावा हमारे अंतस्थ व्यंजन है और इनकी संख्या कितनी है, तो संख्या भी याद रखना है क्योंकि ये भी कभी पूछ लेते हैं। इनकी संख्या है 4। कितनी है दोस्तों? 4। अगला प्रश्न है अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है दोस्तों? नाक और मुंह दोनों से। किससे होता है? नाक और मुंह दोनों से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो दोस्तों जो नासिक के होते हैं वही अनुनासिक होते हैं, यानी कि वर्ग के पंचमा अक्षर जो होते हैं अण, य, न, म, ये सभी पंचमा अक्षर है, ये अनुनासिक होते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। तो दोस्तों आप सभी को याद हो गया होगा अच्छे से कि 11 होती है। वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अगला प्रश्न देखते हैं कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। दोस्तों इसको बहुत ध्यान से देखना है। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण क्या है? दोस्तों ये और लिखा हुआ है, इसमें और गलत है, ये रा नहीं है, गलती से मिसप्रिंट हो गया है। ओ, ए, क, चा। तो दोस्तों देखो का भी कंठोष्ठ नहीं है, ता भी नहीं है और ए भी नहीं है, तो हमारे पास में बचा कौन सा? ओ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ये जो मैंने पिछले वीडियो में सारणी बताई थी उसमें अच्छे से समझाया है, आप देखना। अगला प्रश्न है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम कौन सा दोस्तों? जैसे पहला है शब्द ध्वनि वाक्य पद, अगला है शब्द वाक्य ध्वनि पद, फिर तीसरा है पद वाक्य ध्वनि और शब्द, और चौथा है ध्वनि शब्द पद और वाक्य। दोस्तों सबसे पहले ध्वनि यानी कि वर्ण आता है, वर्ण से मिलकर शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर पद बनता है और पद से मिलकर वाक्य बनता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर के उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो दोस्तों एक वो जो ट्रिक है, हमारी ट्रिक डायरेक्ट याद करने में भी है कि हमको इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से भी याद हो सकता है के, टी, एम, डी और ओ। तो यानी कि कंठ तालव्य मूर्धल्य दंत ओष्ठ। अब हम डायरेक्ट मिल लेते हैं, जो पहला विकल्प है कंठ तालव्य वत्स दंत और ओष्ठ। दोस्तों वत्स को मूर्धन्य भी कहा जाता है। इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो दोस्तों ला को डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं कि ला पार्श्विक ध्वनि है। उच्छिप्त जो नवीन विकसित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन है उन्हें उच्छिप्त बोला जाता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।